डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के क्या कमियां रह गई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सिद्धांत संकुलों के अंदर ज्यामिति, उनके चुंबकीय गुण, उनके रंगों आदि की बहुत सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। साथ ही में इनके जो संकुलों की जो ज्योमेट्री के अंदर विकृति आई थी, डिस्टॉर्शन आए थे, उसको भी ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। लेकिन फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी कुछ सीमाएं हैं। तो इसके जो मेन ड्रॉबैक्स हैं, मेन जो कमियां हैं, वो क्या क्या हैं? सबसे पहले हम इन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे पहला ये है कि यहाँ पर जो लिगेंड्स हैं, इनको पॉइंट चार्जेस माना गया, बिंदु आवेश, या इनको बिंदु द्विध्रुव माना गया, पॉइंट डाइपोल्स। जैसा कि फ्लोराइड और क्लोराइड थे, इनको पॉइंट चार्जेस यानी कि बिंदु आवेश माना गया, और न्यूट्रल जब हमने लिगेंड्स लिए, वाटर लिया, अमोनिया लिया, तो इनको पॉइंट डाइपोल्स कह दिया गया। दूसरी चीज, यहाँ पर जो लिगेंड है वो एक केमिकल स्पीशीज है। इसको हम फिजिकल स्पीशीज या भौतिक स्पीशीज के जैसे नहीं मान सकते हैं। सेकेंड है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी है, उसमें जो लिगेंडों का क्रम है, उसको ये अच्छे से व्याख्या इसकी नहीं कर पाता है। ये नहीं बता सकता है कि कौन सा लिगेंड हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड माना, कौन सा लिगेंड हमने वीक फील्ड माना, और ये किस आधार पर हमने माना। तो और लिगेंड वीक फील्ड क्यों उत्पन्न करता है, या लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों उत्पन्न करता है, दुर्बल क्षेत्र क्यों उत्पन्न करता है, या प्रबल क्षेत्र क्यों उत्पन्न करता है, इसकी ये व्याख्या नहीं कर पाता। देन ये मेटल लिगेंड जो बॉन्ड है, उसको ये पूरे तरीके से आयनिक नेचर मानता है, यानी आयनिक प्रकृति का मानता है। और अगर ये बात हम सही मान लेते हैं, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो नेगेटिव लिगेंड्स थे, जो ऋणावेशित लिगेंड थे, ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर ऋणावेश था, नेगेटिव चार्ज था, उनको उदासीन जो न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, उनसे पहले आना चाहिए था। जैसे OH अगर हम ले लेते हैं, तो ये वाटर की तुलना में अधिक स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था। इसी प्रकार H2O लिगेंड जो है वो अमोनिया की तुलना में अधिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। इसी प्रकार फ्लोराइड, क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड अगर हम लेते हैं, तो इनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमें कहना चाहिए था, या इनको हम प्रबल क्षेत्र कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर CFT जो है, सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो d ऑर्बिटल्स है, सिर्फ उन्हीं की व्याख्या करती है, उन्हीं को इम्पोर्टेंस देती है, और s और p ऑर्बिटल जो है उनको बिल्कुल भी महत्व नहीं देती है। और हमने जैसा कि अभी पहले कहा था कि ये लिगेंड को जो है फिजिकल स्पीशीज यानी कि भौतिक स्पीशीज की तरह कंसीडर करती है। फिर मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है वो कम्प्लीटली आयनिक तो नहीं है, और लॉजिकल भी नहीं है, तर्क भी हम इसका नहीं देख सकते। क्योंकि तर्कसंगत क्यों नहीं है? क्योंकि प्रायोगिक रूप से ये सिद्ध किया गया कि जो ओवरलैपिंग है, अतिव्यापन जो है, वो धातु और लिगेंड के ऑर्बिटल्स में हो रहा है। धातु और लिगेंड के जो मेटल और लिगेंड है, उसके जो ऑर्बिटल्स है, जब उसमें ओवरलैपिंग होगी तो कुछ न कुछ वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाएगा, सहसंयोजक गुण पाया जाएगा। और जो संकुल है, उसके अंदर जो धातु लिगेंड कक्षक है, उनके अतिव्यापन के कई हमें प्रमाण मिल चुके हैं, और कई उसमें ऐसे प्रूफ हैं जिसके बेसिस पर हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर मेटल लिगेंड जो ऑर्बिटल्स हैं, उनमें ओवरलैपिंग हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो रही है। फिर जब हमने ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रम ऑफ IRCl6 टू नेगेटिव, जब इसका हम इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद स्पेक्ट्रम को जब इसका अध्ययन करते हैं, तो इसके अंदर जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, पहले हम इरिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं, तो ये 4f14 5d7 6s2 सिस्टम है। जब +4 अगर हम इसमें आयन लेते हैं, तो इसके अंदर 4f14 तो है ही है, साथ में यहाँ से क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो अब बचा हुआ जो रह जाएगा वो रह जाएगा 5d5। इस संकुल के लिए डेल्टा O का जो मान है, वो पाई की तुलना में अधिक है। और यहाँ पर क्लोराइड, जैसा कि हमने कहा कि ये वीक फील्ड लिगेंड है, जैसा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर बताया गया है। लेकिन इरिडियम 5d ट्रांजिशन सीरीज का है, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 5d ऑर्बिटल में है। यहाँ पर डेल्टा O का मान ज्यादा होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको देखें, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? T2G के अंदर जाने चाहिए। तो T2G में अगर ये जाएंगे, तो यहाँ पर दो पहले एक एक तीनों के अंदर चले जाएंगे, फिर उसके बाद में दो की
पेयरिंग हो जाएगी। ESR स्पेक्ट्रम वे यौगिक देते हैं जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इरिडियम +4 के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार IrCl6 2 नेगेटिव के अंदर एक ही अवशोषण बैंड मिलना चाहिए, लेकिन जब हम इसका अवशोषण बैंड देखते हैं तो इसमें हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक एक क्लियर पीक ना आकर कई सूक्ष्म स्पेक्ट्रम मिलते हैं, हमें हाइपर फाइन स्पेक्ट्रम्स यहाँ पर मिलते हैं। अब अगर हम ये मान लें कि अगर ये इस प्रकार का अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो Eg ऑर्बिटल के अंदर जब इसका संक्रमण होगा तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बंध को पूर्णतः यहाँ पर आयनिक मानेगा। अब वो ये कहेगा कि धातु और लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं उसके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, यानी जो स्थिति विलगित धातु आयन की है वही संकुल के अंदर धातु आयन की भी होनी चाहिए। लेकिन जब IrCl6 का जब हमने ये देखा ESR स्पेक्ट्रम, तो इसमें कई सारे हमको छोटे छोटे बैंड्स मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम। तो अब ये जब भी संभव है जब Ir+4 का जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या Ir+4 के ऊपर ही लोकलाइज न हो, बल्कि 6 के 6 जो क्लोराइड आयंस इसके साथ जुड़े हुए हैं उनके ऊपर भी डीलोकलाइज्ड हो। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये जब भी संभव है जब Ir+4 जो है वो Cl- लिगेंड के कक्षकों के साथ अतिव्यापन करें। तो इस प्रकार ESR अध्ययन से हमें ये मालूम पड़ जाता है क्लियरली कि यहाँ पर हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। हाइपरफाइन जब स्पेक्ट्रम मिल रहा है, अति सूक्ष्म जब हमको यहाँ पर स्पेक्ट्रम मिल रहा है जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही प्रकार का यहाँ पर ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, ये डीलोकलाइज्ड है ऑन 6 क्लोराइड लिगेंड्स। और अगर हम कंट्रीब्यूशन फॉर ईच अगर क्लोराइड लिगेंड यहाँ पर देखें तो वो 5% है। तो इस प्रकार अगर 6 क्लोराइड आयंस हैं, 6 क्लोराइड यहाँ पर हमने लिगेंड्स लिए हैं, तो इसका हो जाएगा 5 × 6%, यानी कि 30% जो कंट्रीब्यूशन है वो रहेगा क्लोराइड आयन के कारण, और बाकी जो रहेगा 70% जो कंट्रीब्यूशन है वो हम ये मान सकते हैं कि वो इरिडियम के जो डी कक्षक है उसके अंदर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन अगर हम माने तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियम 4 का 70% यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस प्रकार हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इरिडियम Cl6 2 नेगेटिव जो इसके ESR के आधार पर हम ये एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमने अभी तक आयनिक नेचर जो CFT के अंदर माना था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G से Eg के अंदर ट्रांसफर होगा, और जब ये ट्रांजिशन होगा तब भी हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, तो हमें एक सिंगल पीक मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस सिंगल पीक के स्थान पर हमें कई सारे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिले। वो हाइपरफाइन जो ये स्पेक्ट्रम हमको मिला है, अति सूक्ष्म जो हमको यहाँ पर स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है, ये जब भी संभव है जब ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ इरिडियम 4 पॉजिटिव के पास ना होकर जो इसके अंदर 6 Cl के लिगेंड जो क्लोराइड आयंस उपस्थित हैं उनके ऊपर भी ये जाके डीलोकलाइज्ड हो, और जब ये डीलोकलाइज्ड होगा तो उस स्थिति के अंदर जो कुछ कंट्रीब्यूशन होगा वो तो क्लोराइड आयन के कारण होगा, और कुछ जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इरिडियम 4+ के कारण होगा। इसी प्रकार हम ये अध्ययन कर सकते हैं जब हमने टाइटेनियम का पढ़ा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जैसा कि हम पहले पूर्व में देख चुके हैं, मैं इसकी लिंक शेयर करूंगी यहाँ पर। टाइटेनियम H2O 3 पॉजिटिव जो लेपोर्ट का नियम है, लेपोर्ट सिमेट्री सिलेक्शन रूल, इसके आधार पर कोई भी संकुल हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो जिसके अंदर अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है तो वहां पर डी डीप टाइप की जो ट्रांजिशन है, यानी कि ज़िरैट टू ज़िरैट टाइप के जो ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन है। जैसे कि हमने पूर्व में देखा था कि ज़िरैट जो है वर्ड वो सम्मिति से रिलेटेड है, और ये यहाँ पर T2G और Eg होता ही है, तो इसका मतलब ये G वाले ज़िरैट टू ज़िरैट ट्रांजिशंस हमने जो बताया वो लेपोर्ट के नियमानुसार ये वर्जित है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम क्यों कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि अष्टबल के जो संकुल हैं, जो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, और इसलिए वहां पर डी प्रकार के जो ट्रांजिशन है वो अब संभव नहीं होने चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो डी ऑर्बिटल्स है वो सब के सब यहाँ पर सिमेट्रिक हैं, ज़िराड है। सो इस प्रकार
इस नियम के अनुसार जो टाइटेनियम H263 पॉजिटिव है, उसमें हमने ये कहा था कि T2G से इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, वो Eg ऑर्बिटल के अंदर हो रहा है। तो ये संक्रमण पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही जो ऑर्बिटल्स हैं, वो दोनों ही ऑर्बिटल्स जो हैं वो ज़िराइड है। तो इस प्रकार अवशोषण बैंड की तीव्रता जो है वो 0 होनी चाहिए। लेकिन हमने ये देखा था कि अवशोषण बैंड की, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि इस अवशोषण बैंड की कुछ तीव्रता पाई जाती है। ये कब संभव होगी? जब प्योरली डी ऑर्बिटल न होकर ये कोई मिश्रित कक्षक हो। अब मिश्रित कक्षक या मिक्स ऑर्बिटल कैसे बनेगा? मिक्स ऑर्बिटल बनेगा धातु और लिगेंड अगर उन दोनों के ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेंगे तो ही तो मिक्स ऑर्बिटल बन सकता है, मिश्रित कक्षक तभी तो बनेगा। तो इसका अगर ये ट्रांजिशन हो रहा है, जैसा कि हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखा भी था कि हमको मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो S कक्षक है, P कक्षक है जो अनजिराइड है, D जो है वो उसको हमने जिराइड बोला, S को हम जिराइड बोलते हैं, P अनजिराइड है, D कक्षक भी जिराइड है। तो इस प्रकार जब धातु और लिगेंड के जब कक्षक अतिव्यापित होते हैं तो उसके जिराइड और अनजिराइड जो है वो दोनों ही प्रकार के उनमें ओवरलैपिंग होती है, मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए जो ट्रांजिशन जो है वो प्योर जी के अंदर तो नहीं होता, लेकिन अगर G और U मतलब अनजिराइड G टू जिराइड टू अनजिराइड, सममित से असममित या असममित से सममित में हो जाता है, और वो वर्जित भी नहीं है, फॉरबिडन भी नहीं है, वो अलाउड ट्रांजिशन है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हमें मिला था, हेक्सा कॉम्प्लेक्स के अंदर स्पेक्ट्रा जो मिला था, उसमें जो हम्प मिला था, एक चौड़ा बैंड मिला था, वो संक्रमण तभी पॉसिबल है जब वहां पर ये मिश्रित ऑर्बिटल उपस्थित हों। इसी प्रकार ये धातु लिगेंड के मध्य में जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, उस पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को भी नहीं समझा पाता। जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल आयन होते हैं, उनके संकुल तभी स्थायी हो सकते हैं जब वो मेटल आयन अपने जो भी लिगेंड है, उनके दिए गए जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, उसको वापस जो लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं उसमें पाई बॉन्ड के द्वारा स्थानांतरित कर दें। जैसा कि हमें मालूम ही है कि बैक बॉन्डिंग मिलती होती है कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स जब मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में आएगा, तो मेटल क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो जाएगी तो वापस से उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लिगेंड के जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं उसमें पाई बंद के द्वारा वो वापस से उसको स्थानांतरित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार आज हमने देखी कि CFT की क्या क्या कमियां हैं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर CFT और VBT की का कंपैरिजन करेंगे कि VBT जो हमने संयोजकता सिद्धांत पढ़ा है और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो अभी हमने पढ़ा है, इन दोनों का हम कैसे तुलना कर सकते हैं, उसमें क्या क्या असम्पशंस लिए गए थे दोनों थ्योरीज के अंदर, उनके प्रत्येक जो पॉइंट्स है उसका हम मूल जो धारणा है उनको लेते हुए उनका कंपैरिजन करेंगे।